चलिए आज हम एक सवाल का जवाब आपको देते हैं। हमारे क्लासरूम डिस्कशंस में अक्सर ऐसी चीज़ें शामिल रहती हैं, पर हम इनमें से कुछ ही चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड कई बार लेते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड ले लिया करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन सुनते हैं उनके भी काम आ सके चीज़ें। हमारी एक स्टूडेंट हैं, वो एनसीईआरटी पढ़ रही होंगी और उस पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा होगा। वो पैराग्राफ हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की बुक से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। मैं आपको एनसीईआरटी का वो पेज भी दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि एनसीईआरटी ये चीज़ आपसे पूछ रही है, जानना चाह रही है। इस ब्लू रंग के पैराग्राफ में एक डिस्क्रिप्शन में धृतराष्ट्र की, पांडु की, कौरवों की, पांडवों की एक कहानी बताई गई है, और उसके बगल में ये पैराग्राफ है जिसमें ये सवाल पूछा गया है। एनसीईआरटी की चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, ये बहुत डीप इंसाइट के क्वेश्चंस आपसे पूछती हैं, आपका विचार बनाती हैं। पैराग्राफ में क्या है, हम उस पर बात ना करके सीधा सवाल पे आ जाएं कि हमारी छात्रा ने हमसे सवाल क्या किया था। मैं अंग्रेजी में उनका सवाल पढ़ूं और फिर अनुवाद करूं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। सवाल ये है कि सर, आई हैड अ डाउट सर, इन द अबव सेक्शन धृतराष्ट्र's inability led पांडु टू द थ्रोन। धृतराष्ट्र क्योंकि दृष्टिहीन था और इसकी वजह से पांडु गद्दी पर बैठा। तो धृतराष्ट्र और पांडु एक तरह से दोनों ब्रदर ही हैं, डिफरेंट मदर से। तो थोड़ी सी कहानी है इस विषय में, वो मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि धृतराष्ट्र बड़े हैं, पांडु उनसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र की कोई इनेबिलिटी है जिसके कारण गद्दी पांडु के पास गई। इट इज़ जस्टिफाइड एज, इसको इस तरह से जस्टिफाई किया, वो कहती हैं कि एन एबल किंग कैन वर्क फॉर स्टेट वेलफेयर एंड द सिटीजन्स, एन एबल किंग कैन वर्क फॉर स्टेट वेलफेयर एंड द सिटीजन्स मोर एफिशिएंटली बट अनजस्ट टू, ही इज़ नॉट डिसेबल्ड जस्ट। अच्छा, कॉमे लगाना भूल गई, अब मैं इसको थोड़ा सही करके पढ़ता हूँ। वो ये कह रही हैं कि ये जो फैसला है धृतराष्ट्र को गद्दी पर ना बैठा के पांडु को बैठाने का, इसे इस बात पर जस्टिफाई ठहराया गया कि जो एबल किंग है कैन वर्क फॉर स्टेट वेलफेयर एंड द सिटीजन्स मोर एफिशिएंटली। ओके, बट उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ शायद अनजस्ट भी हो सकती है, बिकॉज ही इज़ नॉट डिसेबल्ड जस्ट डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि वो डिसेबल्ड नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है। सो व्हाट क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिक्लेयर हिम वीक। तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसे यूज़ किया गया और उसे कमज़ोर घोषित कर दिया गया कि धृतराष्ट्र को आपने मौका नहीं दिया क्योंकि वो दृष्टिहीन था, और आपने पांडु को मौका दिया ये कह करके कि अपने राज्य का वेलफेयर वो ज़्यादा बेहतर सोच सकता है, अपने सिटीजन्स को वो ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकता है, ज़्यादा एफिशिएंटली। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ये माने कि वो डिसेबल्ड है तो वो डिसेबल्ड नहीं है, वो डिफरेंटली एबल्ड है, वो कहीं और चीज़ों में एबल हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो हम किस चीज़ को कमज़ोरी का आधार मानते हैं? ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसके आधार पर हम उसे कमज़ोर मान रहे हैं? आगे वो पूछ रही हैं कि दुर्योधन आस्क फॉर हिज बर्थ राइट, हिज राइट ऑन द थ्रोन फॉर हिम एंड हिज ब्रदर्स विच इज़ जस्ट। तो पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि दुर्योधन धृतराष्ट्र से ये कहते हैं कि आपकी जगह पहले पांडु को गद्दी मिली और अब पांडु के बाद उसके बेटों को मिलेगी। आपके साथ भी अन्याय हुआ, ना आपको मिली, और आपके पुत्र यानी कि मेरे और मेरे भाइयों के साथ भी अन्याय होगा, तो अब हमें कभी भी गद्दी नहीं मिलेगी। तो वो ये कहती हैं कि दुर्योधन आस्क फॉर हिज बर्थ राइट, दैट इज़ हिज राइट ऑन द थ्रोन फॉर हिम एंड हिज ब्रदर्स विच इज़ जस्ट। वो ये कह रही हैं कि दुर्योधन का ये मांग करना कि मुझे और मेरे भाइयों के लिए ये गद्दी निर्धारित की जाए, ये उनके नज़रिए से देखा जाए तो न्यायपूर्ण है, ठीक है। Yet he is unwilling to share the kingdom with his cousin brothers, which is unjustified। पर फिर भी वो अपने कज़न ब्रदर के साथ अपने राज्य का बंटवारा नहीं चाहता, अपनी शक्तियों का बंटवारा नहीं चाहता। सुनने में ये चीज़ अन्यायपूर्ण लगती है। उसका अपने हक के लिए गद्दी मांगना न्यायपूर्ण लगता है, लेकिन अपने कज़न ब्रदर्स के साथ अपनी गद्दी, अपनी शक्तियाँ ना बांटना अन्यायपूर्ण लगता है। तो सवाल ये है कि सर, कैन वी क्लासीफाई दीज एक्सप्लेनेशंस इनटू वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। क्या हम इनको इस तरह से सारी चीज़ों को, सारी गतिविधियों, सारे कंडक्ट्स को
हम इस तरह से वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जस्ट है अनजस्ट है। और आर दे परहैप्स सब्जेक्टिव एंड मोर ग्रे, या क्या फिर ये सब्जेक्टिव हैं, इनमें अभी भी और विवेक और विचार की बात हो सकती है, या फिर विचारों के अनुरूप ये बदल जाएंगी, या ये ऐसा तो नहीं है कि ना ये ब्लैक है ना वाइट है, ये बीच में है, ये ग्रे है, कि ना तो पूरी तरह जस्टिस या ना पूरी तरह अनजस्टिस, बस ये सिचुएशनल, सर्कमस्टेंशियल और पर्सन टू पर्सन है। प्लीज़ डू शेयर योर इनसाइट ऑन दिस। चलिए हम इस पर विचार करते हैं। एनसीईआरटी का जो पीले रंग का डब्बा था, जो उस नीले रंग के डब्बे के कंटेंट के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है रीड द पैसेज एंड लिस्ट द डिफरेंट क्राइटेरिया सजेस्टेड फॉर बिकमिंग किंग। ऑफ दीज हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली? विच ऑफ दीज क्राइटेरिया सीम जस्टिफाइड? आर देयर एनी दैट स्ट्राइक यू एज अनजस्ट? आप बताइए और देखिए कि नियुक्तियों के तरीके क्या थे, किस आधार पर नियुक्ति होती थी, कौन सा तरीका आपको न्यायपूर्ण लगता है, और क्या इनमें से कुछ ऐसा भी लगता है जो आपको अन्यायपूर्ण लगा, अनजस्ट लगा। चलिए देखिए, कहानी से हम समझ चुके हैं कि बात महाभारत की हो रही है, और महाभारत में महर्षि वेद व्यास को यह दायित्व दिया गया कि अब आप हस्तिनापुर को संतान प्राप्त करवा करके दें। ठीक है, अम्बा, अम्बे, अम्बालिका, 3 वहाँ पर वधू हैं उस साम्राज्य के पास, और वेद व्यास उनसे संतान उत्पन्न कराएंगे। एक संतान जो होंगी वो धृतराष्ट्र हो जाएंगे, एक संतान जो होंगी वो पांडु हो जाएंगे, और एक संतान जो होंगी वो विदुर हो जाएंगे। अब ऐसा कहते हैं कि जब पहली बार वेदव्यास को जब पहली वधू ने देखा तो इतना प्रकाश ज्ञान का था वेदव्यास का कि उनके नेत्र बंद हो गए, और जब उनके नेत्र बंद हो गए तो नेत्रहीन संतान का जन्म हुआ धृतराष्ट्र का। और दूसरी जो वधू हैं, जब वेदव्यास उनके समीप गए, उनको स्पर्श किया, तो वो इतना ताप था वेदव्यास के ज्ञान का, उनकी शख्सियत का, कि वो पीली पड़ गई, और पीली पड़ गई तो पांडु रोग, जॉन्डिस से ग्रसित हुई, तो उनका जो संतान है वो पांडु रोगी हुआ, जॉन्डिस हुआ उसको, तो उसको नाम कहते हैं पांडु पीला रंगा। और उस कक्ष में यकायक ही प्रवेश ले गई एक कोर्ट वर्कर, एक दरबार में काम करने वाली, एक आप कह सकते हैं द मेड या दासी कहिए। तो जब उनका प्रवेश हुआ एकदम से, तो वो नहीं टली, उनको कोई दिक्कत नहीं। वेदव्यास ने जब उन पर दृष्टि डाली तो वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल रही, फर्म रही, स्ट्रांग रही, और इसलिए फिर जो उनसे संतान प्राप्त हुई वो है विदुर। ज्ञान के धनी, राजनीति के धनी, इंटेलेक्ट के धनी विदुर। पर अब वो उनकी, क्योंकि रॉयल ब्लड उनमें नहीं जा रहा है, वो एक दासी की तरफ से आए हैं, तो फिर शायद राज्य की गद्दी मिल पाना मुश्किल है। इस तरह से इनका जन्म हुआ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र की जो संतानें आगे होंगी वो कौरव कहलाएंगे, पांडु की संतानें पांडव कहलाएंगे। पांडव आप जानते ही हैं, भीम है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये पांडव हैं। अब सवाल ये है कि यह प्रश्न आया, महाभारत का ये एपिसोड आपकी हिस्ट्री के बुक में रखा गया है कि ये भारत के उस समय के इतिहास को बताने की कोशिश कर रहा है कि राज पर किसी व्यक्ति को निर्धारित कैसे किया जाता था। आज तो लोकतंत्र है, रिपब्लिक है, हम उस हिसाब से करते हैं, पहले कैसा होता था। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के टॉपिक हैं। स्टोरी अगर एज इट इज़ करेक्ट ना भी चली जाए तो ऐसा मान लिया जाए कि लेखक ने इस माध्यम से आपको समझाना चाहा कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थीं, कैसी नियुक्तियाँ होती थीं, अपॉइंटमेंट्स कैसे होते थे। अब उसको ध्यान में अगर रखा जाए तो आपको ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र क्योंकि ज्येष्ठ हैं और उसके बाद पांडु हैं, तो क्या हुआ कि अगर धृतराष्ट्र दृष्टिहीन है, नेत्रहीन तो नहीं, दृष्टिहीन है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र भी गद्दी पर बैठ सकता था। तो वो अन्याय का क्रम वहाँ से चालू ही ना होता, तो आगे जा कर के शायद कौरवों और पांडवों में कोई संघर्ष ना होता। और वही जब बाद में धृतराष्ट्र नहीं बैठे तो पांडु को बिठाया गया, तो समस्याएं आगे बढ़ गई। चलिए आपके सामने कुछ परिस्थितियां रखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स वर्क करता है। आपको बहुत सी बातों पर क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़,
देखिए, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में यह निर्धारित करते हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं कि जिसे हमें बतौर राजन नियुक्त करना है, उसके विषय में उस समय में जो सिद्धांत मजबूती से काम कर रहा है वो ये कि वह राजघराने से आने चाहिए, मतलब वो रॉयल लीनिएज से आए, रॉयल ब्लड हो उनमें। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उनकी रॉयल एंसेस्ट्री ट्रेस होनी चाहिए। ये तो पहली चीज़ है जो मैटर करती है। शायद ये रॉयल ब्लड कॉन्सेप्ट वर्क करता होगा तो विदुर गद्दी के हकदार रह ही नहीं पाए, जबकि योग्य सबसे वही थे। अगर बॉडी एबिलिटी वाइज देखा जाता, इंटेलेक्ट वाइज देखा जाता, कैरेक्टर वाइज देखा जाता, सूझबूझ और समझ के आधार पर देखा जाता, योग्यता के आधार पर, तो शायद ही वॉज द मोस्ट एबल पर्सन टू अज्यूम द थ्रोन। तो पहली ही कंडीशन में शायद वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। दूसरी कंडीशन में ज़्यादातर इस बात की भी पालना हुई है, कहीं कुछ वायलेशंस हैं लेकिन वो एक ग्रंथ में मिलेंगे जिसे एक सेक्ट मानता है, दूसरा ग्रंथ नहीं मानेगा उस बात को। तो इसलिए मैं फिर भी ये मानता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट था कि वर्ण व्यवस्था को भी सेटिस्फाई करना है। तो जो राजगद्दी पर बैठ रहा है बतौर राजन, वह वर्ण व्यवस्था के अनुरूप भी होना चाहिए, जैसे कि क्षत्रिय कुल से हो तो बात बन जाएगी। तो पहला तो रॉयल लीनिएज, उनकी एंसेस्ट्री ट्रेस की जाएगी, और दूसरा यह है कि वो वर्ण व्यवस्था की पालना करते हों, वो क्षत्रिय वर्ण से हों। ये दूसरी चीज़ है। ये दो बातें हैं। और फिर तीसरा कहानी ये है कि क्योंकि भारत में हम बात कर रहे हैं, तो भारत में जो सिस्टम फॉलो होता रहा है उसमें ज्येष्ठ जो है, बड़ा जो है, उसका अधिकार है, तो ज्येष्ठ होना चाहिए। अब बात आती है योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, राज्य को संभालने की, राज्य को निभाने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कहानी यह है कि राजधर्म का निर्वाह कर सकें, बेसिक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूमेन चाहिए, वो होना चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर कुछ बातों पर इस तरह से भी ध्यान दिया जाता था कि प्रजा खुश हो, प्रजा पर पकड़ हो उनकी, प्रजा उनके चयन से खुश हो, उनके अपॉइंटमेंट से खुश हो, सेना पर अच्छा होल्ड रख सकें, सेना भी खुश होनी चाहिए। ये सब बातें वैसे टर्शरी लेवल की रह जाती थी, पहली बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इन बातों पर अगर हम ध्यान देखा जाए तो पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही रॉयल ब्लड से आते हैं। पांडु और धृतराष्ट्र की जो ट्रेनिंग है, जो स्किल सेट है, मान लीजिए बराबर ही है। पिता की तरफ से भी कॉमन है, वेद व्यास ही का प्रताप है, और दोनों ही का समर्पण जो है प्रजा के प्रति एक समान है, मानिए, और राज्य के प्रति एक समान है। तो फिर अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप लोग मुझे इस बात का जवाब दीजिए प्रैक्टिकल होकर के, कि मान लीजिए, हालांकि ये केस, जिस केस की हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे नहीं मिलता, पर काफ़ी हद तक ये आपको नतीजे तक पहुँचने में मदद करेगा। मान लीजिए कि आपके सामने दो ट्रेंड पायलट खड़े हैं, बोथ पायलट्स आर ट्रेंड, और आपने उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देखा है, और उस जहाज में आप यात्रा करने वाले हैं स्वयं। अब आपको ये चुनने को कहा गया है कि आप बताइए कि आपकी इस फ्लाइट का पायलट कौन बने, एक व्यक्ति जो दृष्टिहीन है या दूसरा व्यक्ति जिसकी दृष्टि पूरी तरह से अच्छे से काम कर रही है। दोनों बराबर ट्रेंड हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अगर प्रैक्टिकली सोचें तो अपना पायलट किसे चुनेंगे? आप किसे चुनेंगे? गुरमेहर अपना पायलट, अपने जहाज का पायलट। इनका कहना है कि द वन हु कैन सी, जो देख सके, जिसके पास दृष्टि है, क्योंकि अपनी और यात्रियों की जान इनके लिए महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग वाइज दोनों को लेके अश्योर्ड थी, लेकिन फिर भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो फिर ये है कि जिसकी दृष्टि है, अगर सेव करने की बात है तो वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबली सेव कर पाएंगे अगर कोई समस्या आ जाती है तो। ठीक ऐसे ही पहले समय में जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी है, वह पुरोहित, जिस पुरोहित को आपका राज्याभिषेक कराना है, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवाइजरी काउंसिल, अमात्यगण जो हैं, वह परिवार का कोई ज्येष्ठ, जैसे पितामह हैं भीष्म, और राजमाता,
ये सभी लोग हैं, और अगर इन्हें अपना राज्य, अपनी प्रजा और अपनी अब तक की जो हेरिटेज रही है, लेगेसी रही है, इन सब चीज़ों का विचार करना है, तो ये दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है। इस मामले में धृतराष्ट्र की अगर ये डिसेबिलिटी ना होती, जिसको हम डिफरेंटली एबल्ड कह सकते हैं, अगर धृतराष्ट्र यदि दिव्यांग ना होते तो फिर ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि अब हमें दो विकल्पों में से एक चुनना है। फिर तो धृतराष्ट्र ही एक हमारी पसंद होते, चुनाव ही ये होता। पर अब आपके सामने दो में से एक विकल्प चुनना है, जैसा लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र में मैं आपको बता देता हूं कि लोकतंत्र में आप कभी भी बेस्ट कैंडिडेट को चुने, ये पॉसिबल नहीं होता। फ्लॉलेस आदमी चुने, ऐसा नहीं। आप बेहतर विकल्प चुनते हैं कि जो आपके सामने मौजूद हैं 4 लोग, उनमें से बेहतर कौन सा है। मान लीजिए आपके पास नोटा का ऑप्शन ही ना हो और वोट भी आपको डालना है, नहीं डालेंगे तो फिर तो वैसे ही नुकसान में है ना आप। फिर तो ये आप अश्योर करके आ रहे हैं कि शायद जो गलत व्यक्ति है वो जीत जाए। तो लेकिन अगर आपको कहा जाए कि भाई आप कम से कम ये तो अश्योर मत करिए, तो फिर आप चारों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो फिर अब आप बेहतर चुनेंगे उन चारों में से, बेहतरीन की तरफ तो बात जा ही नहीं रही। तो लोकतंत्र में ये होता है कि जो उपलब्ध विकल्प हैं उनमें से बेहतर क्या है। उस समय राज्य के सामने 2 विकल्प हैं, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। ऐसे में पांडु को चुना गया। दोनों इक्वली ट्रेंड मान लीजिए, दोनों का इंटेलेक्ट भी इक्वल मान लीजिए, सब कुछ एक मान लीजिए, लेकिन राज्य हित में यदि, प्रजा हित में यदि निर्णय लेना है तो ये माना गया कि सेना का प्रतिनिधित्व बेहतर, विदेशी संबंध बेहतर, कोर्ट एक्टिविटीज़, दरबारी गतिविधियां बेहतर, निर्णय लेने की ताकत, कानून का मसौदा तैयार करना, ये सब चीज़ें बेहतर रूप में राजन के तौर पर कर पाना शायद पांडु के लिए ज़्यादा सहज हो एज़ कम्पेयर टू धृतराष्ट्र, और पांडु का चुनाव हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा गौर फरमाने वाली है कि जो सिस्टम चला आ रहा था इंडिया में कि ज्येष्ठ गद्दी पर बैठेगा, प्रजा हित में, राज्य हित में, और सुचारू ढंग से नीतियाँ बने, सेना का प्रतिनिधित्व हो, यानी कि मेरिट के केस में जब बात आएगी, जो मेरिट में हर चीज़ इंक्लूडेड है, आपका इंटेलेक्ट, आपकी फिज़िकल बॉडी परफॉर्मेंस, आपकी एवरीथिंग, तो शायद परंपराओं के आगे मेरिट को जगह दी जाएगी। तो परंपरा तो ज्येष्ठ ही को बैठाने ही, लेकिन उसे वायलेट किया गया यहाँ पे। सो रूल है ज्येष्ठ बैठेगा, लेकिन एक्सेप्शंस वर आल्सो देयर एंड पांडु वाज द एक्सेप्शन। तो इससे क्या पता लगा कि राज्य सर्वोपरि है, प्रजा सर्वोपरि है, राज्य सर्वोपरि है, प्रजा सर्वोपरि है, लेकिन वह राज्य, वह प्रजा भी क्षीण हो जाए जो बात बात पर नियमों को या परंपराओं को अपनी सहजता से तोड़ मरोड़ ले। तो देयर शुड बी सम ग्रेव कंसर्न्स, ग्रेव सिचुएशंस, तभी आप इसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। अदरवाइज ये अक्षुण्ण रहती हैं, इन्हें तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ठीक हो, करना है कोई कॉल वगैरह, आई बात समझ में? आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ये बात मैं यहां सिद्ध करता हूं कि जैसे अब जब पांडु का भी निधन हो गया, अब आ जाते हैं धृतराष्ट्र के बेटे और पांडु के बेटे। तो ये है अगली जनरेशन। लेकिन अब धृतराष्ट्र हैं, अभी जीवित हैं, तो अब सवाल है कि आप गद्दी किसे मिलनी चाहिए। तो अनुभव में वर्षों का अनुभव धृतराष्ट्र के पास है। फिर परंपराओं मुताबिक अब तो धृतराष्ट्र के समकक्ष वाले खत्म हो गए। आप एक इतने बड़े, इतने सीनियर, इतने अनुभवी को और लीनियज में बड़े चले आ रहे को अगली जनरेशन के यकायक अधीन करें, ये परंपराओं का बहुत ज़्यादा ग्रॉस वायलेशन हो जाएगा। सोसाइटी अपना ऑर्डर भूल जाएगी कि हमें जो हमारा ऑर्डर बेस करना है वो किन नियमों पर करना है। अगर हर परिवार, हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी और पूरी सोसाइटी अपने सरकमस्टेंसेस या अपने कंफर्ट से चीज़ों को बदलने लग जाएगी,
तो सोसाइटी एक पॉइंट पे जाके ऑर्डरलेस हो जाएगी। और जब कोई सोसाइटी ऑर्डरलेस होती है, आइडेंटिटी लेस हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी वैल्यू सिस्टम, किसी भी कस्टम, किसी भी मैनर से जोड़ के नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो इतना बदल चुकी होगी इन्हें अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। सोसाइटी आइडेंटिटी लेस जब होती है तो तब ये समस्याएं पैदा होती हैं कि उस सोसाइटी में ऑर्डर जब नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करें और एक्सचेंजेस कैसे इस्टेब्लिश करें, इसके जो पाथवेज़ हैं, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। फिर वो कौन इस्टेब्लिश करेगा? वो संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह से वह समाज डिक्लाइन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम, मैनर, कल्चर, परंपराएं, ये एक तरह के इंस्टीट्यूशंस का वर्क करती हैं, या आप पे चेक्स लगाती हैं, या आपको बैलेंस करती हैं, या आपको एक्सट्रीम जाने से रोकती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल होने से रोकती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, philosophies are also important. You cannot be circumstantial all the time. तो in this situation, उधर पांडव हैं, इधर कौरव हैं, अलग अलग तरह से राज्य को संभाल सकते हैं, जिम्मेदारियों को मैनेज कर सकते हैं। राज्य पहले के मुकाबले बहुत मजबूत हो चुका है, बड़ा हो चुका है, समय आगे बीत चुका है, तो ऑफिशियल डम भी स्ट्रेंथन हो चुकी है, सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी एक लेवल पे आ चुका है। नाउ धृतराष्ट्र कैन मैनेज द अफेयर्स। तो धृतराष्ट्र का चुनाव किया गया कि अब क्योंकि भाइयों में योग्यता के आधार पर देखें, क्योंकि विदुर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो फिर कहानी आती है धृतराष्ट्र। तो फिर अब धृतराष्ट्र जो हैं उन्हें गद्दी पर बैठाया गया है, और धृतराष्ट्र ही फिर गद्दी पर रहेंगे। और इन्हीं के दौरान आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में जो भी हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बताने का काम करते हैं संजय। वो वहाँ खड़े रहते हैं, संजय को ऐसी वरदान है कि वो युद्ध देखते हैं और बताते हैं। तो अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है? नियुक्तियों का आधार क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? चलिए अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम किसी भी सोसाइटी में आइडिया ऑफ जस्ट, आइडिया ऑफ न्याय को इतना महत्व क्यों देखते हैं? ताकि हर पदाधिकारी, हर व्यक्ति, समाज में जीने वाला हर व्यक्ति न्याय ही को सर्वोच्च रखे, अपने कंडक्ट में न्याय को सर्वोपरि रखे, न्यायपूर्ण जीवन जिए। इसलिए कहीं एक जगह पर भी अगर न्याय का हनन होता है, न्याय की चेन टूटती है, तो आप सोसाइटी से न्याय का आधार छीनने वाला काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए कहीं किसी मोड़ पे, किसी कोने पे अन्याय ना हो जाए, इस बात को इंश्योर करना है। और फिर राजघराना तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर प्रजा को आधार मिलेगा न्याय करने का। आने वाले इतिहास में आपके वंशजों को अधिकार मिलेगा अन्याय करने का। और अन्यायपूर्ण जीवन जो है उसमें फिर जंगल का राज हो जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर आपको कानूनों की सुरक्षा नहीं रहेगी, शक्ति का वर्चस्व होगा। गरीब अमीर के द्वारा कुचला जाएगा, शक्तिशाली के द्वारा निर्बल कुचला दिया जाएगा, राजघरानों और राज्य की शक्ति के द्वारा प्रजा कुचल दी जाएगी। धन और बल ही सर्वोच्च हो जाएंगे, मूल्य, विचार, विवेक पिछड़ जाएगा। ये ठीक नहीं है। कोई समाज ऐसे प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि समाज तब प्रगति कर पाता है जब राज्य को, सरकारों को, राजा को प्रजा स्वेच्छा से योगदान देती है। और कोई भी प्रजा स्वेच्छा से योगदान जब देती है तो प्रजा प्रतिपल प्रगति कैसे की जाए, उन्नति कैसे की जाए, इस विचार में रहती है। तो वही प्रजा इनोवेशन ओरिएंटेड होती है, वो ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करती है जिस प्रैक्टिसेस से वो प्रोग्रेसिव बने रहें। वो लगातार अपने कैरेक्टर को, अपने कंडक्ट को, रिसोर्सेज को एनरिच करते रहते हैं कि हम कैसे अपने परिवार के,
कुनबे के, समाज के और राज्य की बेहतरी में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि दैट गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटरी, दैट गवर्नमेंट इज listening to its people, subject, and ultimately they are responsible government. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मॉडर्न सेंस में इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहा जाता है, हम दूसरे सेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये तब होगा जब न्याय होगा, क्योंकि न्याय संस्थाओं को अनियमित होने से रोकता है, अनसर्टेन होने से रोकता है, इनडिसिप्लिन होने से रोकता है। वह एक मॉरल चेक है सोसाइटी पर। समाज किस वेग में बहेगा, राजा कितने वेग से बहेगा, उस पर एक बांध है न्याय। न्याय एक बांध की तरह काम करता है। तो वो इंस्टीट्यूशंस को, वैल्यूज़ को, कंडक्ट को रेगुलेट करता है न्याय। और न्याय इसे रेगुलेट किस आधार पर करता है? बड़ा सवाल ये है कि न्याय किस आधार पर रेगुलेशन का एक बेंचमार्क होता है कि आपको कैसा रेगुलेट करना है, किसके लिए रेगुलेट करना है, कि क्या एंड अचीव करना चाहते हैं। तो न्याय जब रेगुलेशन लगाता है तो न्याय किस आधार पर रेगुलेशन लगाता है? जनहित सर्वोपरि है, तो उसका आधार जनहित है। प्रश्न खड़ा होता है कि जनहित के विषय में कैसे जाना जाए, क्या है जनहित? ये बड़ा सवाल है। तो इसके लिए निरंतर चर्चाएं जरूरी हैं, निरंतर संवाद जरूरी है, और जो कि एक मूल्यों पर चलने वाला समाज निरंतर करता रहता है। इसके लिए लगातार गुणों को, ज्ञान को प्रोत्साहन देना जरूरी है, अनेक मतों को समर्थन देना जरूरी है, उन मतों में संवाद होना जरूरी है, उनके निकले निष्कर्षों पर शोधन किया जाए और उन्हें स्वीकारा जाए। निरंतर बेहतर से बेहतर मॉरल्स और वैल्यूज़ को प्राप्त होना जरूरी है। सबका समावेशी समाज हो, सबको भागीदारी दी जाए, पुरुष महिलाओं सबको, अमीर गरीब हर किसी को, सबको प्रगति में हिस्सेदारी दी जाए। मतलब एक जैसा सबको बनाना ये अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको उपलब्ध हो, इस बात को इंश्योर किया जाए। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, सिर्फ कुछ वर्गों के लिए नहीं, सिर्फ जो आपके लिहाजी हैं या जो आपको मदद करते हैं या जो आपके समर्थक हैं, आप उन्हीं के घर के बाहर स्ट्रीट लाइटें लगा रहे हैं, उनके घर तक पानी पहुंच रहा है, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति राज्य की सुविधाओं को भोग सके, राज्य को इतना ढांचा खड़ा करना होता है। भोगेगा वो अपनी योग्यता अनुसार, और उन्हें योग्य बनाना ये राज्य का काम है। योग्यता उनमें लाना ये राज्य की जिम्मेदारी है। तो राज्य उनको जबरदस्ती घुसा के पढ़ा तो नहीं सकता है, लेकिन राज्य वो पढ़ना चाहे इतनी सुविधा बना के रखे, ये राज्य की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में एक न्याय से चलने वाला राज्य ऑटोमेटिकली ही कल्याणपूर्ण राज्य हो जाता है, वेलफेयर स्टेट हो जाता है, क्योंकि वो लोगों में योग्यता लाने का प्रयास करेगा, वो नए से नई संभावनाओं को पैदा करेगा। कोई भी समाज तब विकसित होता है जब वो बेहतर आमदनी कमाने लगता है। बेहतर आमदनी कमाने के लिए उसे बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलना जरूरी है, और किसी भी समाज में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लगातार इनोवेशंस करें, आप लगातार सिस्टम को करप्शन फ्री बनाए रखें, आप लगातार सरकारी निवेश उस रूप में लाएं, इन्वेस्टमेंट्स कि प्रोडक्टिवली एसेट्स यूटिलाइज हों, आपके संसाधन उपयोगी रूप में इस्तेमाल में आ सकें। आप लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करें ताकि डाइवर्स रेंज में गुड्स एंड सर्विसेज बन सकें। अब सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार ओपिनियंस डिराइव करें, लोगों को कहें, अपना इनपुट्स दें, एक फीडबैक मैकेनिज़्म होना चाहिए, लोगों की राय शुमारी करना, उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है। और लोग इस बेहतर अर्थव्यवस्था से, इस विकास से लाभ कमाएं, इसके लिए उन्हें लगातार उनके कौशल का विकास, उनका स्किल अपग्रेड करना, उनकी राजनीति में भागीदारी के लिए उन्हें राजनीतिक रूप में शिक्षित करना, उन्हें उनमें योग्यता डालना, बेहतर सेहत डालना, ये आपको करते रहना पड़ेगा। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को इकोनॉमिकली भी पार्टिसिपेंट बनाएं, पॉलिटिकली भी पार्टिसिपेंट बनाएं और सोसाइटली भी पार्टिसिपेंट बनाएं। इसके लिए एक सोसाइटी का कल्चरली रिच होना बहुत ज़रूरी है। कल्चरली रिच होने के लिए कल्चर के आयाम है एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्ट, एवरीथिंग।
एक राज्य को इन पर बहुत काम करना पड़ता है और हर तरह के जो बॉटलनेक्स हैं, चाहे वो वर्ण है, चाहे जातियां हैं, चाहे वो अमीरी गरीबी है, चाहे शहर और गांव का भेद है, चाहे अगड़े पिछड़े का भेद है, चाहे वो शिक्षा अशिक्षा का भेद है, इन बॉटलनेक्स को रिमूव करना होता है। तब लोगों को वह संभावनाएं, सबको ही वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो योग्य भी होंगे उनको इस्तेमाल करने के। न्याय का बीज पहले आता है तो यह सब आता है। सबसे पहले व्यक्ति जब ये सोचता है कि मुझे न्याय करना है, तब उसके सामने जब आप एक पात्र चावल का रखेंगे तो तब उसका बंटवारा वो न्यायपूर्ण करना जब चाहेगा, तो तब अगले सिद्धांत उसके मन में आएंगे कि मुझे जनहितकारी होना है यहाँ पर। तो तब उसके बात आएगी कि मुझे पहले इनकी शुदा इनका पेट भरना है। तो तब बात आएगी कि मैं बंटवारा किस आधार पर करूँ। तो आप आधार ढूंढेंगे। तो लगातार संस्कृति अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के वाया, कल्चरल डिस्कशंस और डिस्कोर्सेस के वाया, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के वाया, कोई भी संस्कृति यानी कि कोई भी जो कल्चर है वो अपने ट्रेडिशंस, अपने स्क्रिप्चर्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने डिस्कोर्सेस इस पर नर्चर्ड कुछ मॉरल्स, कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज़ खड़े करता है। वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज़, वो स्टैंडर्ड्स को जानते बूझते पालन करते हुए, मौजूदा समय के हालातों को देखते हुए, अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करते हुए, जब व्यक्ति समतावादी समाज बनाने के लिए, समानता लाने के लिए न्याय की दृष्टि से निर्णय लेने लग जाता है, उस राजा को योग्य राजा माना जाता है। इसलिए राजाओं पर हमेशा एक इंस्टीट्यूशन की तरह भारत में एक चेक रहा है। उसे हम कहते हैं राजधर्म। राजधर्म का चेक रहा है कि राजाओं को सदैव कहा गया है कि आपको राजधर्म की पालना करनी है। अलग अलग स्क्रिप्चर्स के वाया, अलग अलग एक्सपीरियंसेस में अलग अलग डिस्कोर्सेज हों, चाहे पंचतंत्र की कहानियाँ हों, चाहे वेदों में संवाद हुआ है, अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं, चाहे पतंजलि के महाभाष्य को देखें या पाणिनि के अष्टाध्याय की चर्चाएं देखें, भारत भर में चाहे पुराणों को पढ़ें, वट एवर बी द थिंग, वट एवर लिटरेचर यू हैव, मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आ जाएं तो जितने और मत आए हैं उनसे जुड़े हुए भी स्क्रिप्चर्स आप देख लें। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से टटोलेंगे तो आपको निकलेगा कि राजधर्म के बिंदु कौन से मनसीरत। तो राजा को राजधर्म से चलना है, ऐसा राजा पर एक प्रतिबंध है। इसलिए राजा राजधर्म के प्रति प्रतिबद्धित है। लेकिन प्राचीन भारत के समय में जब ये सवाल है कि जो नियुक्तियां हैं वो एक परिवारों तक सीमित हैं, ऐसा माना जाता था कि परिवार मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, बॉडीली, रिसोर्स वाइज ज़्यादा एकस्टम्ड हैं, ज़्यादा ट्रेंड हैं और ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं राज्य को चलाने से जुड़ी विधियों की पालना करने में, राजधर्म मानने में, क्योंकि वो बलिदान देते आए हैं तो अगली पीढ़ियों में वो चीज़ एज अ बेसिक टीचिंग आया है। फिर उनके अपने राज्य के हित तो हैं ही, उनके अपने निजी हित हैं कि उन्हें अपने लीगेसी को भी प्रोटेक्ट करना है। फिर उन्हें इनहेरिटेंस में सिर्फ और सिर्फ संपत्तियां या राजघराना नहीं मिला है, उन्हें बलिदान भी मिले हैं, उन्हें वो योग्यता भी मिली है और उनमें वह चीज़ें आई हैं कि आपको प्रजा को संतान के रूप में देखना है। मैं एक सही स्टेट की बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात, संसाधन सारे उनके साथ हैं और किसी भी राज्य को अगर आपको स्थिर करना है तो ये बात तो देखनी जरूरी। आज भी पॉलिटिकल पार्टियाँ कैंडिडेट को टिकट देती तो विनेबिलिटी तो देखी जाती है और वो संसाधन मैटर करता है। तो संसाधन सारे उनके समर्थन में हैं तो वो आपकी सीमाओं को सुरक्षा दे सकते हैं, वो आपके राज्य को प्रगति दे सकते हैं, वो बेहतर विदेशी संबंध बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसमें आप ये कहेंगे कि सर एक अचानक से फिर एक धनानंद उतरता है और एक चंद्रगुप्त मौर्य बैठ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक अचानक से धनानंद बैठा, एक चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया। एक लॉन्ग सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ आचार्य जो कि मगध की रीढ़ की हड्डी का काम करता रहा है, उसके बड़े तगड़े फ्लैग बेयरर रहे हैं चाणक्य, उनका हाथ था चंद्रगुप्त पर।
चाणक्य के आचार्य सिस्टम इंटेलेक्चुअल कॉरिडोर्स में अमात्य गणों में अच्छे खासे रसूख था, रुतबा था, नेटवर्क था, नॉलेज थी। फिर धनानंद के किए हुए कंडक्ट लोगों के बीच में, लोगों के अंदर धनानंद के प्रति एक विरोध पैदा कर गए थे लंबा। ऐसे में चाणक्य का वचन, बड़ा वचन लगा लोगों को कि मैं न्यायपूर्ण राज्य दूंगा, चंद्रगुप्त यह करेगा। फिर चंद्रगुप्त की शस्त्र की योग्यता और शास्त्रों की योग्यता, उसका धनानंद से युद्ध में विजय, सेना को संगठित करना। और फिर चंद्रगुप्त का पिछले लंबे वर्षों के दौरान अलग अलग जगह पे जाके ठहर करके सेनाओं को जोड़ना, सेना की टुकड़ी बनाना, धन इकट्ठा करना, बहुत कुछ लगता है। फिर जा करके एक चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है। फिर अलग अलग रिलीजन्स का उसको लेजिटिमेट सिद्ध करना, उसके ओरिजिन पर बहुत डिस्कशंस हैं। और फिर उसके बाद चंद्रगुप्त का कल्याणकारी राज्य का सपना दिमाग में रख के किया जाने वाला राज, कि दुर्भिक्ष पड़ जाता है 12 बरस तक, तो वह राज्य गद्दी का त्याग करते हैं, सुखों का त्याग करते हैं और श्रवण बेलगोला में दक्षिण भारत में जाकर के जैन विधि अनुसार धीरे धीरे मृत्यु को पा जाते हैं। आई बात समझ में? तो वो चंद्रगुप्त ने सींचा है अपनी लेगेसी से, अपने कंडक्ट से, अपने मॉरल और वैल्यूज से, और जिसके पीछे एक इंट्रिंसिक वैल्यू का काम, एक मोहर का काम चाणक्य के किरदार और उनके ज्ञान ने किया है। कोई आसान बात नहीं है। चणक के पुत्र हैं वो, चणक का पुराना संबंध रहा है मगध से। तो ये एक कहानी है। तो ऐसा नहीं है कि कू नहीं होते हैं, कू होते हैं, चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक को गद्दी से उतारेंगे, खत्म करेंगे और गद्दी पर बैठेंगे। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि बतौर राजन आगे बढ़ने के लिए मैटर कर जाती है लोकप्रियता, कल्याणकारी होना, विकास करना, और उसमें मैटर कर जाता है कि आप राजधर्म की पालना करें। तो पहले के समय में न्याय ही के आधार को केंद्र में रख करके एक कॉन्सेप्ट विकसित किया गया था राजधर्म, जो एक इंस्टीट्यूशन की तरह राजा के ऊपर लागू होता था और प्रत्येक राजा अधिकारी पर लागू होता था और प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता था, और उन्हें वो अलग अलग डिग्री पर निभाना है। राजा को सर्वोच्च स्तर पर निभाना है। लेकिन फिर भी इट डिपेंड्स कि राजा राजधर्म का ज्ञान कितना रखता है। फर्स्ट, राजा के खुद के मॉरल्स कितने स्ट्रांग हैं कि वो राजधर्म के मुताबिक चले। राजा कितना का आतुर है राजधर्म के मुताबिक चलने के लिए। एक तो उसके मॉरल्स कितने स्ट्रांग हैं, दूसरा वो कितना आतुर है उस मुताबिक चलने के लिए, दूसरा उसको ज्ञान कितना है राजधर्म का। ये बातें मैटर करती थी कि एक राजा कितने राजधर्म पे चल पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्टिविटीज़ थी। दूसरी बड़ी बात, राजा राजधर्म की पालना करे, इसके लिए इंस्टीट्यूशन क्या था? इसके लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन ऑफ पुरोहित। यह विशेष कारण है कि ब्राह्मणों को पैसे के लेन देन, खरीद फरोख्त और कमाई से जुड़े कामों में लिप्त होने से रोका गया है। पुराने समय में ब्राह्मणों के कार्य क्षेत्र को निर्धारित किया गया है कि आप खेती बाड़ी, दुकानदारी, कमाई धमाई, व्यापार वाणिज्य आप नहीं करेंगे। क्यों? आपको राजधर्म की पालना करवानी है। आप मूली गाजर नहीं बनाएंगे खेतों में, आपको व्यक्तित्व बनाने हैं, आपको समाज बनाना है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति में मॉरल्स, नैतिकता बनानी है, आपको उनके उच्चतम स्तर के चरित्र बनाने हैं। और यह करते करते इसी क्रम में आपको तो राजा का चरित्र गढ़ना है और राज्य की नीतियाँ, राजा राजधर्म से चले, ये राज पुरोहित इस बात को इंश्योर करेगा। तो वह राज पुरोहित के लिए अगर पैसा मैटर करेगा, वो संपत्तियां बनाने लग गया, बैंक बैलेंस बना रहा है, एफडीयां जोड़ रहा है और बढ़िया भोग विलास में जी रहा, घूम फिर रहा है, तो फिर तो कोई राजा शक्ति को एनक्रोच करने के लिए राज पुरोहित को जब चाहे पैसों से खरीद ले। इसलिए इन चीज़ों से दूर रखा गया था, क्योंकि राज पुरोहित का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतिहास में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब राजा राज पुरोहित से अपनी इच्छा अनुसार काम कराने की अनुमति चाह रहा है, तो वो डिबेट्स हुई हैं उनके बीच, और तब राज पुरोहित कई बार एग्री और कई बार डिसएग्री होते नजर आए हैं राजधर्म को आधार मान के। तो फिर राज पुरोहित एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। इसके अलावा द काउंसिल ऑफ एडवाइज़र, अमात्य गण अलग अलग वो बनाए गए हैं। वो राजा उनसे मंत्रणा करता है, वो अपने अपने विचार रखते हैं। ये कुछ संस्थाएं हैं। और इसके अलावा स्क्रिप्चर्स,
राजा उनके द्वारा जा सकता है। लेकिन अब समस्या ये रह जाती है जब हम सिस्टम ऑफ किंगडम फॉलो करते हैं कि उसमें ये निर्भर राजा पे करता है कि वो इन इंस्टीट्यूशंस की कितनी मानता है, क्योंकि जो फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पावर है वो किंग इन इटसेल्फ है, राजा स्वयं होता था ना। तो ऐसे में अब ये है कि राजा अगर डेस्पोटिक हो जाए, कि वो डेस्पोटिक हो गया है, वो एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी है उसकी कि नहीं, आई विल कंट्रोल एब्सोल्यूट पावर ऑफ जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, करूंगा अपनी, नहीं सुनता, मैं नहीं मानता। तो फिर कई राजाओं में आपने ये एब्सोल्यूटिज्म देखा है। आपने फिर बहुत से राजाओं को इस टेंडेंसी के साथ देखा है कि वो डेस्पोटिक हैं, एब्सोल्यूटिस्ट हैं। ऐसे में फिर राजधर्म का आइडिया, या फिर आप यूं मान लीजिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ पुरोहितास, इंस्टीट्यूशंस ऑफ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, ये फेल होते नजर आए हैं। राजा का विवेक ही मैटर कर रहा है। वही बात जो शिवगामी देवी करती है कि मेरा वचन ही है शासन। नो, दैट्स नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होता है। आपको सुन भी लेनी चाहिए संस्थाओं की। मेरा वचन ही है शासन नहीं होता है। आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई एक और राज्य है जो महिलाओं को बेहतर स्थान दे रहा है और उन्होंने लड़की को पढ़ा लिखा के शस्त्रों में ट्रेंड किया है, और वो आपको समझा रही है देवसेना कि भाई इतना बड़ा राज्य महिष्मती, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, इतने बड़े महल, और न्याय विधान, दंड विधान इतना कमज़ोर, तो ज़रा सुन लीजिए कि क्या कह रही है, बात मान भी लीजिए, इस गुमान में भी मत रहिए कि हम बड़े हैं तुम हमें सिखाओगी। देख लीजिए कि वो क्या कह रही है सेनापति के विषय में, या जान लीजिए। तो वहाँ पर ये है कि शिवगामी देवी का जो इंटीग्रिटी है वो इट वाज ब्रेच्ड, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसने ये माना कि क्योंकि मैंने अमरेंद्र बाहुबली को गद्दी पे बैठा दिया है, जबकि बल्लाल देव चाहते थे, और ऐसे में वो जल्दबाजी में वादा कर बैठी बल्लाल देव से कि जो तुम्हारी पसंद है बताओ, उसी लड़की से शादी कराऊंगी। बैलेंसिंग एक्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं होता है। उस लड़की की इच्छा जाने बिना, उसको मिले बिना, और आपने फरमान जारी कर दिया कि ले आओ उसे, और अमरेंद्र बाहुबली प्यार कर बैठे हैं उससे, वो उनसे प्यार कर बैठी, तो फिर आप अब रिवर्स पनिशमेंट क्या दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है, राजमाता के आदेश के विरुद्ध जा रहे हो तो ठीक है, लड़की मिल जाएगी, शादी कर लो, पर अब तुम सेनापति बनोगे, राजा नहीं, जबकि वो योग्य है, सारे टेस्ट उसने क्वालिफाई किए, मोस्ट एलिजिबल पर्सन वो है, लेकिन क्योंकि मेरा वचन ही है शासन वाली कहानी, इसको डेस्पोटिक रूल कहते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। राज्य कुछ कह रहा है, प्रजा कुछ कह रही है, वो बार बार कह रहे हैं जय बाहुबली जय हो, लेकिन फिर नहीं सुन रहे हैं। वो लड़का इंजीनियरिंग में स्किल्ड है, वो पानी कुएं से निकालने प्रजा में गया तो उनको पानी निकालने के नए तरीके सिखा दिए, खुशहाल रहने के तरीके बता दिए, वो हर जगह खुश है, वो बेहतर कुशल योद्धा भी है, अच्छा एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो बलि तक नहीं देता, अपना रक्त चढ़ाता है काली को, यानी कि परंपराएं भी नहीं तोड़ता है। और राज्याभिषेक के दिन पता चल ही जाता है कि कौन इंपॉर्टेंट। लेकिन वही कहानी, राज्य को जब अवनति की ओर जाना हो, डिक्लाइन, तो फिर ऐसा होता है जैसा वहाँ पर शिवगामी देवी ने वो सब किया है, ये ठीक नहीं था। और जो औरत आज़ादी मांग रही है, स्वतंत्रता मांग रही है, शिक्षा का अधिकार मांग रही है, राज्य में समावेश मांग रही है कि मुझे इमेंसिपेट करिए, इमेंसिपेटरी स्टेट होना चाहिए, तो उस औरत को एक पूरी पीढ़ी तक कैद में रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी बेड़ियों में, संगलों में। वो बेड़ियां हैं पैट्रियार्की की, वो बेड़ियां हैं डेस्पोटिक रूल की, वो बेड़ियां हैं इंस्टीट्यूशन लेस गवर्नमेंट सिस्टम की, वो बेड़ियां हैं एक एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी की। तो उन बेड़ियों में वो रहती है, और फिर बाद में जाके महेंद्र जो हैं वो उन्हें उन बेड़ियों से आज़ाद कराते हैं, और ऐसे डेस्पोटिज्म से सजा हुआ वो मुकुट अंततः मूवी में गिरता है, लुढ़कता है, और अंततः पानी में विलीन हो जाता है। और जैसे कमल उसी कीचड़ में उगता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ कभी उस जल को छूती नहीं, ऊपर रहती, तो वैसे ही उस जलधारा से एक नए राज्य का उदय होता है संतान के रूप में। तो वह संतान को शिवगामी देवी फिर जल के ऊपर रखती, खुद संतान खुद जल में डूब जाती है। दिस इज द एस्पेक्ट। तो ये क्या है कि राजा जो है उसके पास स्पेस बहुत है डेस्पोटिक होने का, एब्सोल्यूटिस्ट होने का। अब ऑप्शन यही है कि विद्रोह करो, या ऑप्शन यही है कि कू करो, तो या तो कू कर दीजिए या विद्रोह कर दीजिए, और कोई पावर ऑफ ट्रांजिशन का तरीका नहीं है, मतलब सॉरी ट्रांजिशन ऑफ पावर का कोई तरीका नहीं है। तो ये कहानी है।
तो इसीलिए न्याय सदा बना रहे, और हर समय के लिए न्याय क्या है, उसके लिए कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हमेशा इंटैक्ट रखिए। लेकिन समय समय पर बदलती ज़रूरतें, समय समय पर बदलती पीढ़ियों की इच्छाओं को जानिए, उनकी एस्पिरेशंस को जानिए, लेकिन जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें बना के रखिए, उन्हें इंटैक्ट रखिए। लेकिन उन पर बदलती लोग, बदलती जनसंख्या, बदलती पीढ़ियों की बदलती मांगे, बदलती उमंगें, उन्हें सर्व करना, इसी राज्य के ढांचे में, इसी मशीनरी में, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको उन्हें जगह देनी है। तो इसके लिए लगातार आपको अपने विधानों में संशोधन करने चाहिए। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रखते हुए आपको अपने प्रावधानों में कुछ बदलाव तो करने होंगे, ताकि आप नई आकांक्षाओं को, नई एस्पिरेशंस को इमेंसिपेट कर सकें, जगह दे सकें। और एक राष्ट्र प्रगति तब करता है, एक राज्य प्रगति तब करता है। तो किसी राज्य की प्रगति आपको चाहिए तो निरंतर उसमें वो दैट स्टेट शुड बी वेरी ऑर्गेनिक। वो स्टेट को रेगुलेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस और उनसे जुड़े हुए उनके प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन शुड बी वेरी ऑर्गेनिक, कि वो अगल बगल आ रहे बदलावों को रिस्पॉन्स कर सकें और उसके तहत जो जेन्युइन और लेजिटिमेट बदलाव हैं वो किए जा सकें। इसमें ये जेन्युइन क्या है, इसे जांचने के लिए निरंतर संवाद चाहिए, डेलिब्रेशंस कहते हैं। लगातार शोध होने चाहिए कि किसी किए हुए कंडक्ट के क्या रिजल्ट्स आए। फैसले लेने की ताकत भी हो, लिए हुए फैसले वापस लेने की भी क्षमता होनी चाहिए, कि नतीजे सही नहीं आए, वापस ले लिया। ये सब कब हो पाता है? तो फिर इसलिए जैसे जैसे हम मॉडर्न सोसाइटीज़ को रीच हुए हैं, तो ये माना गया है कि डेस्पोटिक नहीं हो सकते आप, इस तरह से नहीं होगा। ऐसे में आप एक राजा की मर्जी पर निर्भर हैं, उसके बेनेवलेंस पर निर्भर हैं। अब पता नहीं वो कब बेनेवलेंट हो तो अच्छा शासन हो जाए, या कब वो नॉन बेनेवलेंट हो जाए, कब वो डेस्पोटिक हो जाए। तो फिर आप तो मतलब प्रजा तो मर्जी पे है, प्रजा उगाए सब कुछ, प्रजा ही कर दे, प्रजा ही नियमों की पालना करे, प्रजा ही राजा को शक्ति दे, प्रजा ही सेना दे। जब सब प्रजा से आ रहा है तो प्रजा का स्टेक क्या है? राजा, राज्य और नीतियां निर्धारित करने में, कुछ भी नहीं। ऐसे में समाज को रीऑर्गेनाइज, रीफॉर्मेशन, एक रीऑर्डरिंग की ज़रूरत है। ये कैसे होगा? समाज नई संस्थाएं बनाए और इम्पॉर्टेंट पावर पोजीशंस को उन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंट्रोल किया जाए। आप किसी की मॉरलिटी, आप किसी के बेनेवलेंस, आप किसी की ह्यूमैनिटी के पैरामीटर पे निर्भर नहीं हो सकते। यू नीड टू डेवलप इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस कोडिफाइड होंगी, इंस्टीट्यूशंस के प्रोटोकॉल्स होंगे, जिन्हें वायलेट वो ना कर सकें। इसके लिए आप कई तरह के वॉच डॉग्स बनाएंगे, आप कई तरह की सेफगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस और प्रोविजंस बनाएंगे। तो फिर यहाँ से महत्व आया संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स नहीं, इंस्टीट्यूशंस। तो फिर आप मॉडर्न सोसाइटीज़ में जाएं, यहाँ मैं उदाहरण भारत का ही लेता हूँ, तो फिर इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई इंस्टीट्यूशंस, तो जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव है, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। इन सभी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए ऑफिसेस की एक स्पेसिफिक ओथ है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट्स का, अपॉइंटमेंट्स के बाद वर्किंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट और प्रोसीजर है। उसके बाद किसी भी तरह से अगर कोई वायलेशन हो तो कैसे पता चले, उसका एक प्रॉपर पावर्स हैं। तो हर ऑफिस से एसोसिएटेड पावर है, जिन्हें आप ऑफिस अज्यूम करने के साथ अज्यूम करते हैं, बिकॉज यू हैव ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फुलफिल, दैट यू नीड पावर। तो पावर डिक्टेटेड हैं, एरिया इज डिक्टेटेड, जुरिस्डिक्शन इज डिक्टेटेड, वायलेशंस आर डिक्टेटेड। और फिर इन्हें कौन देखेगा, जांच करेगा? सेफगार्डिंग इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए वित्तीय लेन देन में, सब चीज़ों में सरकारें ढंग से चलें, दी हुई शक्ति के अधीन चलें, कोई भी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, इरेगुलरिटी नज़र आ रही है तो देयर इज इंस्टीट्यूशन दैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अ सेफगार्ड वॉच डॉग। वो देखेगा इस चीज़ को। लगातार जनता की रायशुमारी सरकारों तक पहुँचे, सरकार का कंडक्ट अंडर चेक रहे, जनता सरकार के हर कंडक्ट से जागरूक रहे, इसके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस और प्रेस को महत्व देना। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सारे लोग जो कि 18 बरस के कम ना हो वो वोट डाल सकें, इसके लिए अनदर इंस्टीट्यूशन दैट इज इलेक्शन कमीशन। तो हर कार्य के लिए आप देखें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, SC/ST के लिए एक कमीशन, OBC के लिए कमीशन, माइनॉरिटीज़ के लिए कमीशन, महिलाओं के लिए कमीशन, एंड देयर आर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ऑल आर द इंस्टीट्यूशंस, और सभी इंस्टीट्यूशंस अंडर द चेक ऑफ द विजिलेंस, अंडर द चेक ऑफ द CBIs, एंड देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस लाइक द EDs, Enforcement Directorate, Central Vigilance Commission, Competition Commission of India, Central Bureau of Investigation, different. So you need to create institutions. आप किसी की अच्छाई बुराई से, उसके विवेक से नहीं चल सकते। आप सिस्टम ऑफ ओथ फॉलो करिए। You are going to assume the office, you need to take oath. Once you have taken that oath, you need to follow the protocols associated with the institution. If you will not follow that protocol, we will dislodge you. आपको उतार देंगे। And judiciary is there. Judiciary will ultimately safeguard and protect. So it's a guardian, it's a safeguard of the constitution. People can go to the courts. There are specific provisions of the writs so that people can go to the higher institutions of judiciary directly. Under the writ petition, you can directly go to the Supreme Court. No problem at all. You don't not need to follow the system of appellate jurisdiction. You not need to appeal for the lower court than high court. You can directly go to the Supreme Court. So to ensure the institutional integrities, working of the institutions properly, there are many watchdogs, there are many safeguards, and there are many fundamental rights, there are many provisions available to the people. Powers given to the different institutions, and there is a system of checks and balances that you need to follow in the appointments, in the salaries, in the retirements, post-retirement joinings. Look at this balance. Okay? The salary of the Controller and Auditor General of India, it is charged on the consolidated, not made. That you cannot put any vote in motion to decrease the salary of the CAG. That CAG is going against us, we will decrease its salary. No, it's charged. Constitution already charged its salary on the Consolidated Fund of India. You cannot do this. So that is the thing, that independence of the office of the Election Commission of the CAG, security of the tenure, selection of the administrative authorities. There are many things. जिसके वाया आपने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के वाया, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस के वाया, फिर इम्पीचमेंट के रूल्स बहुत सख्त हैं। इन सारी चीज़ों के वाया आपने उनको डर मुक्त, प्रभाव मुक्त, इन्फ्लुएंस मुक्त, स्वार्थ मुक्त बनाने का प्रयास किया है इंस्टीट्यूशंस को। तो इसलिए हमेशा से ये कहा जाता रहा था कि संस्थाएं बनाई जाएं। इसलिए हमारी जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इसलिए देश के अंदर सिस्टम सिर्फ डेमोक्रेसी तक नहीं रुकता, इसे रिपब्लिक बनाया गया। इसे जानते बूझते हुए रिपब्लिक बनाया गया कि दैट एनी पर्सन कैन गो टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, सो दैट आप इसे किसी फैमिली तक, किसी क्लैन तक, किसी सेक्ट तक रिजर्व ना रखें। एवरी ऑफिस शुड थ्रोन ओपन टू एवरीवन. Anyone having a merit can go to any office, they can become president of the India. They are from tribal communities, they are from OBC, whatever community they belong, they can go to that area. And second, in our country here, majority system is not majoritarianism. That it's not like that the majority can do whatever they want to do. No. There are many safeguards, there are many rights ensured in the constitution. Any majority government or any institution must fulfill that obligation to protect the rights associated with any individual. That's why India is a republic, because it is not merely democracy run by the majority. No. It is not like that from the 20 people, 11 people will decide the fate of 9 people. No. Yes, that should be the rule, that definitely majority should govern. Obviously. But ultimately they should govern as per the constitution. And constitution is ensuring all the fundamental rights to all the 20 people, not only to the 11 people. So all rest of the 9 people, those who are not in government right now, they can simply enjoy their religion, their custom, culture, manner, their practices
freely because it is being given by the constitution directly. So no institution of the government or even not the wholesome machinery of the government even curb those rights, because it is not simply the majoritarian democracy, it's a republican democracy. India is not only democracy, it's a republic. It's a very big expression. So how you can ensure the republic character of India? Why Ganarajya is important? Why 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाला बाद वाला भारत ज़्यादा जरूरी है? गणतंत्र दिवस क्यों जरूरी है इतना? उसका कारण यह है कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र जी सकता है, सिर्फ उसे मेजॉरिटी होके जीना मिलेगा ऐसा नहीं है। ये बड़ी चीज़ है। ये कौन इंश्योर कराएगा? इंस्टीट्यूशन। अब वो तो सारा दिन लगा नहीं रहेगा ये इंश्योर कराने में। मान लो मुझे आपने बैठा दिया पोजीशन पे, मैं तो सन की आदमी हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए। तो मान लीजिए कि मैं शाकाहारी हूँ, तो मुझे तो पसंद ही नहीं है मांसाहारी, और मैं कहूँ मैं साइंटिस्टों को ले आऊँ और दो तर्क ले लूँ उनसे कि इनको बताओ शाकाहार के क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना? फ़ायदे हैं, ओके चलो कितने लोग मेरे हक में हैं? 60% देश की जनसंख्या आपके हक में, चलो कर दो देश को शाकाहारी। इट्स नॉट लाइक दैट। Food and the food habits are the deep part of the culture, and culture is the basis of the identity, and different identities are very very important in India. That's why we have different states as well. States are linguistic, basically they are cultural units. To ensure the continuity of that culture, the sustenance of that culture, you are guaranteeing the political unit that is a state for that particular culture. Okay, you need to understand that. Our states are not the political units created by the center to run their functions efficiently. No. It is with the different governments. In a unitary system of government, you can see that a paramount power, that is a center, can create different units for their efficient working. Those are the political states, political units. No. In India, it is a different thing. There are cultural groups. And to provide those cultural groups a sort of freedom to lead themselves as per their culture, to maintain their cultural freedom, to ensure their continuity, their sustenance, we have provided them with the state, a political entity. So it's a different source of birth for the states. And that's why there is a specific state list in the constitution under the 7th schedule. It is again the institutional system. The states are not getting their area of work, their jurisdiction from the center or from the parliament. No. They're getting their separate identity, their jurisdiction of work, their powers, their responsibility directly from the documents from where the center is getting its sphere of work. That is the constitution. That's from the 7th schedule of the constitution. 3 lists are mentioned over there: union list, state list, and concurrent list. So whatever be the issues are relevant to the state, they are given under the state list, and state is free to ultimately enact on those issues, to legislate upon those issues, to work upon those issues. That's why it is very important. This is a system of institutions. This is a system of institution. And if you want to reduce the subjects given in the state list, you want to enumerate those subjects in the union list, you need to follow the complete procedure given by the constitution. You need to follow that. And you need to follow the population of that particular state in the elections. You need to justify your conduct to the Supreme Court as well. And you not need to violate the basic principles of the constitution. Basic features. You cannot. That is the beauty of the institutional democracy. तो अब वो जो ग्रे एरियाज हैं उनको खत्म करने के लिए कि समाज न्याय से चले, तो समाज संविधान से चले। अब आप न्याय चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज को संविधान से चलाएं। आप दारू की बोतल के लिए, आप पैसे के लिए, आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फिर अगर सरकारें बनाओगे, वोटें डालोगे, तो फिर आप इसका मतलब अपने आप को कमज़ोर करते हो, क्योंकि फिर आप संस्थाओं को कमज़ोर करते हो ना। और आपको ये किस बताना ज़रूरी था कि संस्थाएं ही हैं तो आप हैं, बनाने वालों ने बड़ी मेहनत से बनाया। तो एक समय था जब राजा थे, राजघराने थे, उस समय में हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे धर्मशास्त्र, समाज के मूल्य
राजा का अपना चरित्र, अपना किरदार, उसका बेनेवलेंस बहुत मैटर करता था, क्योंकि होलसम सोसाइटी फिर इन चीज़ों से ही इन्फ्लुएंस होती थी, फंड्स को डायरेक्शन ऐसे मिलती थी, राजा का कंडक्ट इसी से तय होता था, और राजा का कंडक्ट स्टेट पर इम्पैक्ट करता था, क्योंकि दैट पर्सन वाज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल स्फेयर ऑफ द स्टेट। अल्टीमेट तो वही था। तो ऐसे में तो कब सनक जाए दिमाग, कब बिगड़ जाए तो क्या पता, ये तो ठीक नहीं है भाई। इसी से आप सामने वाले को कई स्टेट लोअर कर दे रहे हो, यानी कि प्रजा को, प्रजा की कोई से नहीं है। तो धीरे धीरे हमने इन चीज़ों को बदला। पहले तो पद पर कौन आसीन हो यह भी प्रजा तय करे, यानी कि चुनाव को चुना जाए। तो जब हमने डेमोक्रेसी का सिद्धांत अपनाया तो डेमोक्रेसी का सेंट्रल आइडिया होता है इलेक्शन, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस बनाना, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले तो व्यक्ति जो है वो जनता चुने। तो पहले तो जन होता है ना, फिर गण होता है, जन गण मन होता है। अब जन कुछ है नहीं, पहले ही गण लेके बैठ गए हैं, गण जन मन है। जिसने कोई नेशनल एंथम लिखा, कोई लॉजिक से लिखा, पहले तो जन प्रतिनिधि होंगे ना भाई, जन है नहीं, गण बना के बैठे हमारे। आर इंस्टीट्यूशंस आर दी बेस्ट and look at the protocols associated with the institutions, we have a robust system of checks and balances and everything, and last में पूछ रहा है और व्यक्ति people are coming from the राजघराना से, चलो फिर बैठा रहे, है कि नहीं? You can never enter into those offices. तो this is not the system. आपका जब चुनाव पे ही नियंत्रण नहीं है तो आगे आप नीतियों पे नियंत्रण कैसे कर पाएंगे? तो एक तो इलेक्शन एंड रेगुलर इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर, ये भी नहीं कि इलेक्शन हो गया अब 40 साल तक हो ही नहीं रहे। तो एक तो इलेक्शन का प्रोविजन रखा है जन जन को मैटर करने के लिए, और दूसरा रेगुलर इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर, ये मैटर करनी है। तीसरा, हर 6 महीने के अंदर मिनिमम एक सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का, इसका प्रोविजन रखा है। मतलब सरकार बना ली, लेजिस्लेचर सेशन ही नहीं रख रहे। वही डेलिब्रेशन का मंच है ना, चर्चा का मंच, तो वो तो रख ही नहीं रहे, वहीं पर प्रतिनिधि आपकी बात रखेंगे। तो ये मजबूरी बांध दी संविधान ने कि 6 महीने एक बार, 6 महीने में एक बार तो मिनिमम सेशन रखना ही पड़ेगा, बैठे, वरना फिर काम हो जाएगा। और प्रतिनिधियों पर भी 60 दिन से ज़्यादा उड़े रहे, अगर एब्सेंट रहे तो फिर सदस्यता भंग कर देंगे, फिर बैठे रहना। और ओपन पार्लियामेंट होती है, ओपन लेजिस्लेचर होती है कि गैलरी होती है पत्रकारों की, जनता की, वहाँ बैठ के देखो, पंचायत देखो, बड़ी पंचायतें देखो कैसे काम करती हैं, आ जाओ। तो पहले दिन से पत्रकार जाते रहे हैं, वहाँ बैठे रहते हैं अंदर पार्लियामेंट में ऊपर, और एक एक गतिविधि को आके लिखते हैं। फिर आई बात समझ में? ओपन ही कोर्ट भी रही हमारे, हाँ प्रोविजंस हैं कि सीक्रेट कोर्ट भी बुला सकता है जज, बट कोर्ट्स भी ज़्यादातर ओपन ही रही हमारे देश में। जनता बैठते पत्रकार और लिखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग इज द अनदर इंस्टीट्यूशन। तो इलेक्शंस, इवन रेगुलर इलेक्शंस, वोटिंग राइट टू एवरीवन अबव द 18 ईयर, and the reporting about the every event, constructive criticism of the government, questions to the government, different safeguards, and their reports are directly laid down before the president, and president should cause to lay those reports in front of the parliament. तो लिंग्विस्टिक ऑफिसर सीधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति फिर उसे संसद में रखवाता है। कैग की रिपोर्ट सीधी राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी लगाई गई है कि हर साल तुम्हें यह बात दुरुस्त करनी है, हर बात यह सुनिश्चित करना है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट आए। इट शुड बी एंश्योर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट करता है। लाते फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे बैठ गए कि मैं नहीं, तो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं सरकार का हिस्सा, प्रधानमंत्री कह दे छोड़ पहले बजट नहीं लाना, खुल के मौज उड़ाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे 5 साल। लेकिन राष्ट्रपति हेलो, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे कहा गया है कि ये करवाना है, हर साल लाना आप ही को, करवाना मुझे, आओ जल्दी ओट। ये कहानी नहीं करा रहे हैं तो फिर विपक्ष पूछेगा राष्ट्रपति से, करा नहीं रहे आप, ये क्या है? इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर? इनकैपेसिटी लग रही है आपकी, इम्पीचमेंट। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या चल रहा है? यू कैन नॉट गो लाइक दिस। Look at the intricacies of the institutional balances. There each and every means to be opted should ensure one end. That end is
रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द डेमोक्रेसी, sovereignty of India, democracy, republican character of India, integrity of India, that should we need to protect. कोई जरिया अपना लिया जाए संविधान के अंदर, जो संस्थाएं दी गई हैं, जिस तरह से दी गई, उनकी जो पावर्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शन है, आप देखिएगा एक एंड अचीव करना उन सबको, लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभुता बनानी है, अखंडता बनानी है भारत में। तो इसीलिए हम किसी के विवेक से ज़्यादा महत्व, किसी की इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा महत्व, किसी के बेनेवलेंस से ज़्यादा महत्व, किसी की मर्सी से ज़्यादा महत्व रूल बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को अटैच करते हैं, जो हमने इतने हजारों वर्षों के अपने राजनीतिक अनुभवों से सीखा कि इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर। किसी मूड से आदमी आए, कुछ हो जाए, है ना, रानी चली गई, कुछ हो गया, इंस्टीट्यूशन सर्व कर रहा है। आप हैं भी नहीं है, आप विदेशों में, इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग, दिक्कत कोई नहीं। पर ऐसे नहीं कि मतलब आप जाएंगे, नया बंदा इंस्टीट्यूशन में बैठाएंगे, इंस्टीट्यूशन कभी नहीं गिरेगा। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वेकेंट नहीं रहना चाहिए। प्रेसिडेंट जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, और फिर तुरंत चुनाव कराइए, नया व्यक्ति आएगा, पूरे टेन्योर के लिए आएगा। तो कोई ऑफिस वेकेंट नहीं रखना है बस। तो इसलिए कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनी रहती है। जब लोकसभा पुरानी डिसॉल्व हो जाती है, नहीं आएगी, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी हुई है, या फिर इमरजेंसी के समय में जब डिसॉल्व करा दी जाए। ऑफिस वेकेंट नहीं छोड़ने का, क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, है ना। आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम खत्म कर दी, तो प्रेसिडेंट अब किसकी एड एंड एडवाइस? तो मतलब राष्ट्रपति, मतलब ये कैसा देश हो गया, अलग ही हो गया। तो ये तो प्रेसिडेंट वाला देश हो गया, ऐसा नहीं चलता देश में हमारे। तो इसलिए आप देखेंगे ऑफिस वेकेंट नहीं छोड़ने का। ऑफिस से बतौर मतलब कहना यहाँ पर ये है कि कोई सनक नहीं है हमारी, ऑफिस नहीं, ऑफिस बोले तो इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन लेस इंडियन सोसाइटी एक सेकंड नहीं रहेगी। इसलिए हर चीज का प्रबंध किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा लगाया गया, पूरा चेन बनाई गई है। ये नहीं रहे, एक आदमी कहेगा ये भी, सारे चारों एक साथ लुढ़क गए, तो कहते ये भी है, फिर है अपने पास। इंस्टीट्यूशन एक सेकंड भी वेकेंट नहीं रहने देंगे। इसका इजिकल टू के उधर मीनिंग है, इंडिया कभी इंस्टीट्यूशन लेस नहीं रहने का, कभी भी नहीं, क्योंकि हमने भोगा है वो, और वो अभी नहीं भोगना है हमें। तो अगर एक जस्टिस देना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अगर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इंश्योर करना है, अगर यूनिटी, इंटीग्रिटी इंडिया में इंश्योर करना है, तो आपको इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी फॉलो करनी होगी, और वो इंस्टीट्यूशंस कभी खाली नहीं रह सकते। तो ही जाकर के जस्टिस ही जस्टिस बना रहेगा। किसी का स्वयं की सनक कुछ नहीं बनेगी। तो जस्टिस, न्याय का मूल हमेशा वही रहेगा, लेकिन न्याय के डायमेंशन बदलते जाएंगे समाज के साथ। न्याय का मूल कि विश्व की, राष्ट्र की प्रगति में हर उस समय की और भावी पीढ़ी को संपूर्ण संभावनाएं, अवसरों पर जगह देनी है, ये तो न्याय है। ये बिंदु कभी बदलेगा हजारों सालों में, लेकिन इसके लिए न्याय का आयाम बदल जाएगा। और नया इस बार अगर ये न्याय करना, तो अब आयाम क्या है? अगर विश्व और भारत आने वाले वर्षों में एआई के वाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वाया विकसित होने वाला है, जल्द से जल्द संविधान में बदलाव करके उसे ले आओ। अपने युवाओं से ये अवसर छीन नहीं सकते। जल्द से जल्द एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव कर दो, जल्द से जल्द एजुकेशनल करिकुलम में चेंज करो, जल्द से जल्द स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस में बदलाव करो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाओ, लड़के लड़कियां बाहर जाके सीख के आए ये चीज़। लेकिन दुनिया उस दिशा में बदल रही है, भारत को भी नए ऑर्डर उसी दिशा में आ रहे हैं। जिस परिवार ने अपने लेवल पे जुगाड़ लगा लिया, लेकिन ना संविधान में कोई प्रोविजन है, ना कोई बदलाव हो रहा है, ना कुछ हो नहीं रहा, और सारे बैठे हैं, पिछड़ गए। सब कोई पूछ रहा, अचानक से दूसरी उड़न तस्तरी में बैठ के कोई आया स्पेसशिप में, और तुमसे पूछा तुम पिछड़ क्यों गए, तो कह रहे हैं हमारे साथ तो हमारे सरकार ने तो कोई कानून में बदलाव ला करके हमें मौका नहीं दिया। तो वो कहेगा ओहो ये तो बहुत इनजस्टिस हो गया यार, अन्याय हो गया। तब आप सोचेंगे अच्छा माय गॉड, न्याय नहीं हुआ यार।
तो आप उससे पूछेंगे तुमको क्यों लगा इनजस्टिस, तुम इनजस्टिस दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके तुम पिछड़ गए। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को टाइमली यूटिलाइज करना भी न्याय का ही पैरामीटर है। अच्छा ओके, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, न्याय के विस्तृत आयाम है, एक नए आयाम को छूते, विज्ञान की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करते तुम। ओहो, तो निरंतर संवाद समाज के साथ, निरंतर विश्व के साथ तालमेल बना के चलना, निरंतर अपने देश के लोगों के कौशल को जानना, निरंतर अपने देश की शिक्षा नीति में, राजनीति में, कौशल नीति में उस तरह के बदलाव लाना, निरंतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वो बदलाव लाना, निरंतर युवाओं से बात करना और उनसे पूछना आकांक्षाएं क्या हैं। तो वो मैं आने वाले समय में एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। ओके, वेरी गुड। और इसके लिए क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में ही मुझे ऐसे कोर्सेज़ कराए जाएँ, मेरी यूनिवर्सिटी में इसके कोर्सेज़ हों, और शुरुआती लेवल पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई यूनिवर्सिटी नहीं खड़ा कर पाएगी। मैं चाहता हूँ इसको गवर्नमेंट उन कॉलेजेस को सब्सिडीज़ ऑफ़र करे और ये लैब्स बने। ओके ठीक है, आप अपने प्रतिनिधि अपने एमपी के आगे ये बात रखिए, उसे बोलिए इस सेशन में ये मुद्दा उठाए संसद में, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जवाब देंगे। ओके सर, डेफिनेटली। सर मैं कैसे मुद्दा उठाऊं? कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि आप यह मुद्दा कॉलेज फोरम में उठाइए, कोई ना कोई पत्रकार कवर करने आएगा, वो अखबार में मुद्दा उठा देगा, मुद्दा उठने लग जाएगा। स्टूडेंट यूनियन में जाके उठाइए। तो स्टूडेंट यूनियंस, प्रेस काउंसिल्स, प्रेस क्लब्स क्यों बनाए जाते हैं? कि देश की सरकारों को पता लगता रहे देश क्या मांग रहा है ना। लेकिन देश क्या मांग रहा है खाली ये मैटर करेगा तो भी अन्याय है। देश क्या मांग रहा है, तो देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी, आदमियों की मेजॉरिटी कम्युनिटी औरतों के खिलाफ कुछ मांग ले कि बस बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, डेवलपमेंट इनको भी दिन की ज़बान बहुत चलने लग गई है, इज्जत कम करने लगी हमारी, तो अब हम देश के पुरुष लोग सब मिल करके ये मांग कर रहे हैं कि इनको 12वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, चलो पास करो, हम मेजॉरिटी कहेंगे। अच्छा बेटा, तर्क दो कि शिक्षा का अधिकार दोनों को समान क्यों नहीं मिलना चाहिए? अवसर राष्ट्र दोनों का है, राज्य दोनों का है, संसाधन दोनों के, तो अवसर समान क्यों नहीं होने चाहिए? अब कोई तार्किक जवाब नहीं है, बस मेजॉरिटी चाह रही थी, ऐसा तो नहीं होगा। तो देश की मांग को न्यायपूर्ण होना होगा। कैसे तय करेंगे? हमारे बेसिक फीचर, हमारे बेसिक प्रिंसिपल देश, इसलिए देश को जानना जरूरी होता है, देश के बेसिक प्रिंसिपल जानने जरूरी होते हैं। मैंने क्या बताया था पहली लाइन में कि उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ के चलेंगे और समय समय पर जो बदलाव चाहिए वो बदलाव लाएंगे, लेकिन उसी ढांचे के तहत लाएंगे। तो क्रांतियां नहीं करनी होंगी, तो रिबेल नहीं होंगे, देखना आप उसी स्कीम में ही सब करते चले जाएंगे। तो जब भी किसी समय में राजा चुने गए हैं या चुने जाने चाहिए थे, उद्देश्य तो यही रहता था कि प्रजा हित को सर्वोच्च रखा जाए, राज्य हित को सर्वोच्च रखा जाए। उद्देश्य तो यही होता था कि संप्रभुता को सर्वोच्च रखा जाए, राष्ट्र की राज्य की प्रगति हो, सीमाओं को बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, नए नए लैंड अंडर एग्रीकल्चर लाए जाएं, प्रोग्रेसिव फार्मिंग हो, अच्छी तरह से राज्य व्यवस्था हो, अच्छी कर नीति हो, टैक्स कलेक्शन प्रॉपर हो, लोगों को अधिकार दिए जाएँ, मर्चेंट गिल्ड बनाए जाएँ, श्रेष्ठियों का समुदाय बनाया जाए, स्किल्ड ग्रुप्स बनाए जाएँ, ये सब चीज़ें रहती थी। इसमें राजधर्म की पालना करे, एडवाइज़र काउंसिल की सलाहें ले, पुरोहित की सलाह से चले, ये सारी चीज़ें। ये तो हो गया एक यूटोपियन आइडिया जिसके तहत ये चीज़ें चलाई जाती थी। और फिर समय समय पर राजा ने इन चीज़ों का वायलेशन किया तो अन्यायपूर्ण सिद्ध हुए हैं, तो फिर वो बदले भी गए हैं, वो राजघराने गिरे हैं, नए राजघराने आए हैं। तो सोसाइटी एक्सपेरिमेंट्स करती रही है, ये मैं बता दूँ, चाहे लोकतंत्र था या नहीं था, सोसाइटी एक्सपेरिमेंट करती रही है और फिर उसके बाद वो उन्हें लाती रही है जो उनके लिए ज़रूरी रहा है। आई बात समझ में? लेकिन हमने उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अब कंट्रोल किया, सोसाइटी के हाथ में ज़्यादा से है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस के वाया काम चलता है। इसलिए जब भी कभी आप देखेंगे कि जो भी कोई ऐसी सरकार धरती पे होगी विश्व के किसी भी कंट्री में, जिस सरकार में बैठे पदाधिकारी ये चाहेंगे कि हमारी विम्स एंड फैंसीज से समाज चले, तो उनके रास्ते में अड़चन बन के, रोड़ा बन के सबसे ज़्यादा आ रही होंगी इंस्टीट्यूशंस। तो आप देखेंगे वो कुछ नहीं करेंगे, सबसे तेज़ी से और सबसे पहले वो इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करेंगे। इंस्टीट्यूशंस की पहले तो पावर को कर्टेल करेंगे। अच्छा, अब पावर कर्टेल नहीं हो रही हैं, प्रोविज़न बड़े स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, तो फिर उन इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी और प्योरिटी को इरोड करेंगे, धीरे धीरे करके उनकी शुचिता, पवित्रता और उनकी ताकतों को जनता में धूमिल करना शुरू करेंगे। अब ऐसा
धीरे धीरे करके कामयाब हो जाएंगे, फिर इररिलेवेंट प्रूव कर देंगे लोगों के लिए, फिर ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए कोई भी आप देखिए, कोई भी तानाशाही शासक विश्व भर में, चाहे मुसोलिनी हुआ, चाहे हिटलर हुआ, वर्ल्ड में किसी के भी पास आप चले जाइए, आज के समय तक आप देख लीजिए, सबसे पहले वो, अगर तो संविधान नहीं है तो इंस्टीट्यूशंस को वैसे बदलेंगे, अगर संविधान है तो संविधानों में बदलाव लाएंगे अपनी इच्छानुरूप और इंस्टीट्यूशंस को बदलेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें इंस्टीट्यूशन से होगी, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन बेस्ड सोसाइटी, और उसके पहले सिस्टम क्या होता था, राजा को मारा हराया, नीचे बैठाया और खुद बैठे अपना नया एडवाइजरी काउंसिल, अपने नए पुरोहित। तो पुराने राजा के साथ पुराना पुरोहित भी जाता गया, नई एडवाइजरी काउंसिल आ गई, नए पुरोहित आ गए, और प्रजा से राजा इतना एक समय में डिटैच हो ही गया था कि प्रजा को अंतर ही नहीं पड़ रहा। अर्ली मिडेवल टाइम में यही हुआ, वो कह रहे जो कोई मर्जी आ जाए, हमारा भाग्य तो बदलने वाला नहीं। रीजनलिज्म इतना डोमिनेट कर गया था, क्योंकि आर्थिक प्रगति हो ही नहीं रही थी। ये 700 750 से लेकर 1200 के बीच में कि जनता पूरा डिटैच हो चुकी है राजा से, जो मर्जी हो ही जाए, कहते चलने दो, राजा ही बदला है, हमारा भाग्य कौन सा बदलेगा। मतलब प्रजा अपना भाग्य राजा से जोड़ के देखना बंद कर गई। सोचिए, यह भी एक कारण रहा कि तुर्क भारत में आके सत्ता में बैठ पाए। महमूद गजनवी, बाद में मोहम्मद गौरी सत्ता में बैठा, ये इसका कारण रहा एक। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। उस समय में राज्य पदों पर नियुक्ति के लिए मैंने बताया कि शाही खून, शाही लीनियज मैटर करती थी, वर्ण व्यवस्था भी मैटर किया करती थी। सवाल ये है कि ये कितना का सही था, कितना गलत है। अगर देखा जाए तो आप एक योग्य विकल्प चुनने की बात कर रहे हैं, तो प्रजा के मुकाबले जो पुराने राजघराने चले आ रहे थे, उन पर लोगों की आस्था अधिक थी। उनके वैवाहिक संबंध थे कई राज्यों से, मैत्री संबंध थे कई पड़ोसी राज्यों से, विश्व भर के स्तर पर भी। उनके पास स्कॉलर्स का एक सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता था, स्कॉलरली एडवाइजेज उनको एक्सेसिबल थी, रिसोर्सेज उनको एक्सेसिबल थे, वो मजबूत थे, यानी कि उनके कोर्ट, उनके दरबार ज़्यादा सशक्त और मजबूत थे। तो इस वजह से वहीं पर सत्ता का केंद्र भी था, सत्ता वहीं पर केंद्रित थी। तो आपने कभी नहीं सोचा कि क्यों हर राजा ऐसा नहीं करता था कि कहीं पर भी बैठ के अपनी नई कैपिटल बना ले और घोषित कर दे कि आज से मेरा राज्य। वो कैपिटल सिटी को ही जाके जीतता था, क्योंकि राजधानी में इंटेलेक्चुअल्स का केंद्र है, सत्ता का केंद्र है, संसाधनों का केंद्र है, सप्लाई चेन सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस वर्क करती हैं, सब कुछ वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो वहीं पर जाके जीतेगा। ये चीज़ें थी। इनमें क्या ये दोष रहित थी? ये दोषपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि राजा का विवेक बहुत मैटर करता था। इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर थी इस समय में। राजधर्म की पालना कब हो, कितनी हो, कैसे हो, ये तो स्वयं विवेक पर ही निर्भर करता था। कोई कैसे भी इंटरप्रिटेशन करता है, कोई कैसी भी इंटरप्रिटेशन करता है, ये गलत था, ये ठीक नहीं था। इसलिए हमने आज़ादी के बाद जब हमारा नया संविधान बनाया है, तो हमने स्पेसिफिकली ये काम जुडिशरी के पास छोड़ा है कि आप ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए हमने। आई बात समझ में? और जुडिशरी में भी हमने सीमित जुडिशरी को ये शक्ति दी है कि केवल आप ही इनके प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये काम कर सकते हैं। और उसके लिए भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने का काम किया है, जिसकी मिनिमम संख्या हमने 5 रखने को कहा है। अधिकतम संख्या आपको केस के मुताबिक तय करना है, तो आप रखिए 7, 9, 11, 13, ऐसे जितने जजेस आप रख सकते हैं रखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को सुन करके, उनको पढ़ करके, बहुत ही गहराई में जा करके, अच्छी खासी दलीलें सुन करके संविधान में दिए शब्दों का इंटरप्रिटेशन करती हैं, अगर कभी कोई एम्बिग्यूटी या डाउट क्रिएट होता है तो। ऐसे यू कैन नॉट डू। पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी नहीं दी गई, मैं बता दूं आपको। एनीबडी कैन नॉट डू दैट। ओके, ये चाहिए, जुडिशरी के पास ये शक्ति है और वो ये करता है। इज दैट क्लियर? इतना इंपॉर्टेंट होता है इंटरप्रिटेशन, आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो दिस इज द होल सिनेरियो। और यह कहना कि भाई दुर्योधन का ये मांगना कि भाई हमें गद्दी मिलनी चाहिए, तो एक तरह से ये न्यायपूर्ण ही था, और दूसरी तरफ वह अन्यायपूर्ण भी है कि वह अपने भाइयों से ये बांटना नहीं चाहता है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि दुर्योधन जब अपने लिए राज्य मांग रहा है, किस आधार पर राज्य मांग रहा है, पहला, और दूसरा उस राज्य का करना क्या चाहता है, ये सेकंड क्वेश्चन है। वो उससे अचीव क्या करना चाहता है? क्या वो शक्ति को केंद्रित करना चाहता है? क्या वो उस राज्य को एक टूल बनाना चाहता है अपने कज़न ब्रदर्स को ह्यूमिलिएट करने के लिए? क्या वो प्रजा का दोहन करना चाहता है? क्या दुर्योधन में वह विवेक है, वह इंटेलेक्ट है? वो अपने गुरुजनों और ज्येष्ठ समाज में जो ज्येष्ठ है, परिवार में, दरबार में जो ज्येष्ठ है, उनका किस स्वरूप में सम्मान करता है? वो लिगेसी कैसे निभा रहा है भारतवर्ष की या हस्तिनापुर दरबार की? ये सारे क्वेश्चंस मैटर करते हैं।
तो इंडिविजुअल कंडक्ट बहुत मैटर कर रहा था, योग्य कौन है कौन नहीं है ये मैटर करता था। और फिर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो फिर उन सब में तो युधिष्ठिर आपको बड़े नज़र आ रहे हैं, तो यह भी मैटर करता था। तो कुल मिलाकर के इस तरह से स्टोरीज आर देयर। ओके, इस पर गहरी चर्चा है, इसके लिए एक और एपिसोड लगेगा, तब हम इस पर बात करेंगे। हमने मूल जो प्रश्न था उसको उत्तर दिया कि न्याय और अन्याय के बीच की लाइंस को मेंटेन करने के लिए ये एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस में रहना पड़ेगा आपको। यू नीड टू रिमेन वेरी कंटेम्प्रेरी, वेरी रेलिवेंट टू द सोसाइटी। उसके लिए आपको खांचा तय करना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट को आपको दिमाग में रखना है, लेकिन उसमें ध्यान रखना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट मेजॉरिटेरियन इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हर स्तर पर आकर के काम करना पड़ेगा। आपको लिंग के भेद को समाप्त करना है, आपको शिक्षा के भेद को समाप्त करना है, आपको गांव शहर के भेद को समाप्त करना है, अनपढ़ पढ़े लिखे के भेद को समाप्त करना है। तमाम स्तर पर जो असमानताएं उन्हें ख़त्म करना, जनहित में काम करना है। तमाम स्तर पर जो संभावनाओं की, अवसरों की कमी है उसे दूर करना, जनहित में काम करना है। तमाम स्तर पर अभी भी यदि किसी के साथ कोई ऐसी संस्थानात्मक तौर पर या कोई ऐसे अवसरों के तौर पर अन्याय हो जाने के चांसेस हैं, इसे दूर करना, यह न्यायपूर्ण शासन करना है। तो आपको इन सारी विचारों को कंसिडर करके एक न्यायपूर्ण विधि बनानी है, जो हमने संविधान बनाया। एक किताब पुस्तक है हमारे विधानों की, द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और जिनमें हमने सिर्फ कानून या बिंदु नहीं बनाए, हमको पता था कितने ज़रूरी हैं भारत के लिए इंस्टीट्यूशन, उन्हीं में हमने इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, उन्हीं